वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और हम आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रहे हैं और हमने अपनी टॉपिक की सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, पेडागोजी की सीरीज़ सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। उसके अलावा नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जैसा कि अब लास्ट में हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और आज हमारा 9th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम फिर से सीटेट साइंस के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। देखिए, हमारी किडनी जो होती है, गुर्दे होते हैं, हमने पढ़ा था, उनके ऊपर एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है जो मदद करते हैं किससे, एडजस्ट करने में, किस चीज़ को, तनाव को, क्रोध को, चिंता को। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो किडनी के ऊपर होते हैं, और वही हमें स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सभी प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, तो हमें बताना है कौन कितने कम समय में सन का चक्कर लगा लेता है और उसी को असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखिए, जो सबसे कम समय लगता है ना, वो आपका बुध को लगता है, मरकरी को लगता है। 88 डेज में वो पूरे सन का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आता है आपका वीनस। वीनस जिसे हम शुक्र बोलते हैं, ये 225 दिन लेता है पूरे सन का चक्कर लगाने में। तो पहला ऑप्शन तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आपकी आएगी पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी आपकी 365 दिन लेती है। उसके बाद आपका आ जाएगा सैटर्न और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। पहले फर्स्ट हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर सेकंड हो गया और फिर थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को पढ़ना है और बताना है द ग्रुप इन विच द पार्ट ऑफ स्टेमन एंड पार्ट ऑफ पिस्टल आर करेक्टली शोन इज। जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए हैं, उस ग्रुप को हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं ग्रुप ए को देखूँ तो वही यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, पार्ट ऑफ स्टेमन जो होते हैं ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का, और प्रैक्टिस सेट में मैंने ये आपको अच्छे से डायग्राम से समझाया भी था। तो पार्ट ऑफ जो स्टेमन होते हैं ना, वो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, और उसके अंदर क्या आते हैं आपके एंथर और फिलामेंट आते हैं, परागकोश और तंतु आते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है पुंकेसर के भाग कौन से होते हैं, परागकोश और तंतु, और यही आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके फ्लावर के। अगर मैं पार्ट ऑफ पिस्टिल की बात करूं, स्त्री केसर की बात करूं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। कौन कौन से होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइली। और ये क्वेश्चन बना है कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो ग्रुप ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। और तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू केयरफुली डिग अ ग्रास प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स एंड लीव, यू विल फाउंड दैट इट हैज़। यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करते हैं, तो आप पाएंगे इसमें क्या होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, नोट्स में हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पर देख लेते हैं। दो तरह की रूट्स होती हैं, दो तरह की जड़ें होती हैं। एक होती है आपकी टैप रूट और एक होती है आपकी फाइब्रस रूट। टैप रूट को हिंदी में हम मूसलाधार जड़ें बोलते हैं, और फाइब्रस रूट जो होती हैं वो आपकी आपस्थानिक जड़ें होती हैं। टैप रूट क्या होती हैं, जिनमें जो जड़ें होती हैं ना, एक मेन जड़ होती है, बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो उसमें से निकली हुई होती हैं। जैसे आप मूली में देखेंगे तो एक तो मुख्य जड़ है और बाकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं ना, वो उसी में से निकली हुई होती हैं, तो वो आपकी टैप रूट होती हैं। मूली, गाजर, शलजम, ये सब कैसे किसके उदाहरण हैं, इनकी जड़ें कैसी हैं, इनकी जड़ें टैप रूट हैं, मूसलाधार जड़ें हैं। अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूँ, तो जो आपकी घास का पौधा होता है ना, घास का पौधा, ग्रास का पौधा, जब आप उसको उखाड़ेंगे तो उसमें एक जड़ नहीं होती, उसमें छोटी छोटी बहुत सारे जड़ों के गुच्छे होते हैं। और जब बहुत सारी जड़ों के अलग अलग गुच्छे होते हैं, तो वो आपकी फाइब्रस रूट होती है, आपस्थानिक रूट होती है। घास, धान का पौधा जो राइस होता है, वीट का पौधा, गेहूं का पौधा, ये सारे पौधे कैसे होते हैं, ये फाइब्रस रूट होते हैं, इनमें जड़ों के गुच्छे बनते हैं। लेकिन जो टैप रूट होता है उसमें एक जड़ मुख्य होती है, बाकी ब्रांचेस उसमें से निकल रही होती हैं। तो क्लियर हुआ मूसला कौन सी है और आपस्थानिक कौन सी है। तो जब घास के पौधे को निकालेंगे तो वो कैसा होगा दोस्तों, वो फाइब्रस
होगा, आपस्थानिक होगा। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हुई। दो तरह के वेनेशन होते हैं, एक होता है आपका पैरेलल और एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए जो बनाना की पत्ती होती हैं और जो घास की पत्ती होती हैं और जो बैम्बू की पत्ती होती हैं, उनमें जो वेन्स होती हैं, जो उनमें नलियाँ होती हैं ना पत्तियों में, वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये बिल्कुल सीधी सीधी हैं। जैसे द लीव्स ऑफ द ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो इसमें इनकी नली है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये कैसा वेनेशन कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है। और घास को आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही होता है। तो घास में किस तरह की पत्तियां होंगी? पैरेलल वेनेशन की पत्तियां होंगी। रेटिकुलेट कैसी होती हैं? जहाँ पर वेव लाइक होता है, जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाता है ना, कुछ इस तरह से, एक जड़ ऐसी आई तो फिर वो इस तरह से कट गई, उसकी नलियाँ जो हैं वो इस तरह से कट जाएंगी। तो वो कैसा होता है? आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा था? घास के बारे में पूछ रहा था। तो घास कैसी हो जाती है? आपकी फाइब्रस रूट हो जाएगी। और घास में जो वेनेशन होगा वो कैसा वेनेशन होगा? समांतर शिराविन्यास होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चे ने क्या करा? देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले पानी के अंदर डाला गया होगा। याद रखिए, जब पानी के अंदर हम किसी सब्सटेंस को डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसने उसकी ड्रॉप को पहले ब्लू लिटमस पेपर पर डाला, उसके बाद रेड लिटमस पेपर पर डाला। ही वुड ऑब्जर्व दैट, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा ये हमें बताना है। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और उसके बाद फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि उस पर उसको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये हमें बताना है। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा ना, वो यहाँ पे क्षारक होगा, बेस होगा। NaOH आपका क्या होता है? एक बेस होता है, क्षारक होता है। और जब क्षारक आपके लिटमस के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो उसको ब्लू कर देते हैं। इसका मतलब लाल जो पत्र है वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू तो वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस। नीले लिटमस पेपर पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लू कलर देता है। और जब हम इसको ब्लू पर ही डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर पर। लेकिन जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा? वो आपका ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, याद रखिए। लेकिन एसिड के साथ क्या होता है? एसिड क्या कर देते हैं? ब्लू को लाल कर देते हैं। लेकिन जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ये हमने नोट्स में पढ़ा था। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, ऊष्मीयमान होता है, वो 1.5 लाख होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोल और डीजल का जो ऊष्मीयमान होता है वो 45,000 होता है, 45,000 होता है। और जो कोल है, आपका कोयला है, उसका ऊष्मीयमान आपका 25 से 33,000 के बीच में होता है। तो हाईएस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव फिनोफ्थनील सॉल्यूशन इन 3 ट्यूब ABC। आपके पास 3 परख नलियाँ हैं ABC, जिनके अंदर क्या डला हुआ है? फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन विलियन डला हुआ है। ऑन पुटिंग 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए जो परख नली है उसमें तो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, एसिड डाला। और जो बी परख नली थी उसमें 2-4 बूंदे आपने किसकी डाली? सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली, जो कि आपका क्षारक है और एक बेस है। जो तीसरी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला, आसुत जल डाला, जो कि आपका न्यूट्रल स्टेट में होगा, उदासीन स्टेट में होगा। इफ़ यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब क्या होगा? परख नली में डालने के तुरंत पश्चात ही यदि आपने प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करा, उनको ऑब्जर्व करा, यू विल फाइंड दैट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। तो आप क्या देखेंगे सॉल्यूशनों में, ये हमें बताना है। उन ट्यूब्स में हमें क्या दिखेगा? देखिए फिनोफ्थलीन के बारे में हमने पढ़ा था। फिनोफ्थलीन क्या करता है? बेस का कलर जो है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्षारक के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका कलर कैसा कर देता है? पिंक कर देता है। बाकी ये एसिड के साथ और न्यूट्रल स्टेट में, उदासीन स्टेट में कोई कलर चेंज नहीं करता, वहाँ पर कोई रंग का परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो आपका अम्ल है, एसिड है, तो वहाँ पर ये रिएक्ट करेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे ही सी में होगा। सी में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल है, वो भी आपका उदासीन स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है, और उसमें भी फिनोफ्थलीन रिएक्ट नहीं करेगा, वो भी रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जो बी है, बी में क्या डाला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षारक है, तो उसमें ये कलर चेंज कर देगा, वहाँ पर कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिनोफ्थलीन जब क्षारक के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो उनका कलर पिंक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज। पानी के बर्तन में लोहे का खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण हमें बताना है। देखिए ये पानी है, पानी में मैंने ब्लॉक ऑफ आयरन डाला और ये नीचे जाके डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि इसने जो पानी को हटाया होगा, जब ये यहाँ पर आया तो इसने कुछ पानी को डिस्प्लेस करा होगा, पानी को हटाया होगा। और जब कोई सब्सटेंस पानी को हटाता है तो नीचे की तरफ से बुआंट फोर्स लगती है, तो इसने जो पानी हटाया ना उसकी फोर्स कम होगी, यही कारण होगा, वो इसको रोक नहीं पाया और ये नीचे जाके डूब गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल, जो जल ब्लॉक ने हटाया वो क्या होगा? इज लेस, वो लेस है देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। जो भार था हमारा ब्लॉक का, उसके कंपैरिजन में जो उसने पानी हटाया उसका वेट कम था। यहाँ पर बुआंट फोर्स कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लॉक है वो नीचे डूब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट आर। हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यह ग्रह हैं। देखिए बाकी सारे ग्रह जो होते हैं ना पश्चिम से पूरब की ओर होते हैं, पृथ्वी भी जो है ना वो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। लेकिन जो वीनस और यूरेनस होते हैं ना, ये दोनों ही प्लैनेट आपके ईस्ट टू वेस्ट घूर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये टॉपिक हमने नोट्स में नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ताकि अगर सीटेट में कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकें। तो याद रखिए 2 प्लैनेट कौन से हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट घूर्णन करते हैं, पूरब से पश्चिम में जाते हैं, वो होते हैं आपके वीनस और यूरेनस। लेकिन याद रखिए जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है, रोटेशन जो करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये क्या किससे करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का एक गुच्छा होता है? तो सीधा सा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, सनफ्लावर। सूर्यमुखी जो होता है ये एकल पुष्प नहीं होता है, ये बात आप याद भी रखेंगे। ये कैसा होता है? ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ग्रुप ऑफ फ्लावर हम किसे बोलते हैं? सूर्यमुखी को बोलते हैं, सनफ्लावर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस या प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं? तो याद रखिए अगर आप किसी मैग्नेट को, चुंबक को अगर हीट करते हैं, उसका तापन करते हैं या फिर उसको बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो क्या होता है? अपनी चुंबकीय विशेषताओं को, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उनको खो देती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी और सी है यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप याद रखेंगे अगर आप मैग्नेट को 2 टुकड़ों में काटते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय विशेषताओं को नहीं खोती, सील करने पर भी नहीं खोती, सिर्फ तापन और पीटने पर वो अपनी चुंबकीय विशेषताएं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑड वन आउट। विषम को यहाँ पर हमें चुनना है। एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमेट, भ्रूण, अंड, अंडाणु और युग्मक दिए हैं, तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एम्ब्रियो होगा, भ्रूण होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। बाकी जो आपका अंडा होता है, ओवम होता है, और जो गैमेट होता है, गैमेट माने युग्मक, एक मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ओवम या स्पर्म ये दोनों ही सिंगल सेल ही होते हैं। ओवम तो फीमेल गैमेट होता है, ये भी सिंगल सेल होता है। एग और जो अंडा होता है याद रखिए वो भी आपका सिंगल सेल होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है ना ये मल्टी सेलुलर होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो वो आपका क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। और उस जाइगोट के बाद आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण होता है। और ये जो भ्रूण होता है ना ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा साइंस पेडागोजी से है। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस एंड स्कूल मैगजीन आर फॉर द। विज्ञान और जो कला की प्रदर्शनियाँ होती हैं, संगीत और नृत्य की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं, और जो स्कूल अपनी पत्रिका निकालता है, मैगजीन निकालता है, वो किस लिए होती हैं? ये सब क्रिएटिविटी की चीज़ें होती हैं, बच्चे की जो सृजनात्मकता होती है उसको बाहर निकालने के लिए होती हैं। और यही हमारी रचनावादी विचारधारा भी होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी होती है। तो हमें ये बताना है कि क्यों होती हैं। टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस स्कूल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हमें अपने बच्चों को जो है दूसरे स्कूलों के लिए तैयार करना है। टू ब्राइटर द नेम ऑफ द स्कूल, जी नहीं कि बच्चे विद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टू सेटिस्फाई द पेरेंट्स, पेरेंट्स को संतुष्ट करने के लिए ये सब करी जाती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। टू प्रोवाइड क्रिएटिव पार्ट टू द लर्नर, जी हाँ यही सही होगा। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ही ये सब चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे अलग अलग नई नई चीज़ें करें और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आए, वो अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व व्हेन यूजिंग ऑडियो वीडियो एड इन द क्लासरूम सिचुएशन। कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग में लाते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यहाँ पर सम्मिलित होता है, ये हमें बताना है। देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को दिखाकर बच्चों को जो चीज़ नहीं पता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो एड जो सामने है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ वस्तुओं को सामग्रियों को दिखा रहे हैं और उसके बाद जो चीज़ नहीं है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका मूरत से अमूरत होता है, टेंजिबल टू इंटेंजिबल होगा। जो सामने है पहले उसको प्रस्तुत करा जा रहा है, उसके बाद जो नहीं है उसको सिखाने की कोशिश करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉट नेम इज द एक्सप्लोरेशन मेथड नोन। अन्वेषण विधि को किस और नाम से जाना जाता है। तो सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको ही हम अन्वेषण मेथड भी बोलते हैं। और इसके खोजकर्ता, इसके जन्मदाता कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इसके जन्मदाता हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है और शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।